स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं जनता का तराजू। हर दिन इसी वक्त हम हाजिर होते हैं एक लोकसभा क्षेत्र की चर्चा को लेकर और हम आकलन करते हैं जनता के तराजू पर किस तरह से उम्मीदवारों को परखा जा रहा है। तो झारखंड में 4 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर पूरे शबाब पर है। बड़े नेताओं का झारखंड दौरा जारी है। झारखंड के लोहरदगा लोकसभा सीट पर 13 मई को चुनाव होना है। कांग्रेस ने इस बार सुखदेव भगत को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने समीर उरांव पर भरोसा जताया है। जबकि इस सीट पर जेएमएम के बागी विधायक चमरा लिंडा ने लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। तीनों ही उम्मीदवार अपने वादों को लेकर जनता के दरबार में है। जनता सबको खामोशी से सुन रही है और इंतजार कर रही है 13 मई का, जब जनता अपना फैसला बटन दबाकर सुनाएगी। बहरहाल आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश जनता का तराजू। चलिए बिना समय गंवाए हम पहले ग्राफिक्स के माध्यम से समीर उरांव के सियासी सफर पर नजर डालते हैं। पिता का नाम उनका जोखन उरांव है। रांची से 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने पूरी की है। बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पहली बार सिसई विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े समीर उरांव। समीर उरांव को करना पड़ा था हार का सामना। बिशुनपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरे समीर उरांव। जेएमएम प्रत्याशी चमरा लिंडा ने समीर उरांव को शिकस्त दी। 23 मार्च 2018 में बीजेपी से राज्यसभा सांसद बने समीर उरांव। बीजेपी ने लोहरदगा लोकसभा सीट से 2024 में उम्मीदवार बनाया है। अब सुखदेव भगत के राजनीतिक सफर पर नजर डालते हैं। बीआरएस लेकर सुखदेव भगत ने राजनीति में कदम रखा। सुखदेव भगत ने साल 2005 में राज्य प्रशासनिक सेवा से बीआरएस लिया। 2005 में कांग्रेस के टिकट पर लोहरदगा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2005 विधानसभा चुनाव में सुखदेव भगत को जीत मिली। 2009 और 14 विधानसभा चुनाव में आजसू प्रत्याशी कमल किशोर भगत से हार का सामना करना पड़ा। 2015 के विधानसभा उपचुनाव में सुखदेव भगत को भारी मतों से जीत मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े सुखदेव भगत। 2019 लोकसभा चुनाव में महज कुछ वोटों से हार गए। बीजेपी के सुदर्शन भगत को दी थी कड़ी टक्कर। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बदल लिया था पाला। बीजेपी में हुए थे शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले ही घर वापसी की। लोहरदगा संसदीय सीट से है कांग्रेस के उम्मीदवार। तो जनता के तराजू में आज बात होगी लोहरदगा लोकसभा सीट की। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हमने बताया समीर उरांव बीजेपी के उम्मीदवार है, एनडीए उम्मीदवार है
और इंडी गठबंधन की तरफ से सुखदेव भगत चुनावी मैदान में। सुखदेव भगत ने 2000 लोकसभा चुनाव के बाद पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। वहां एक तीसरा कोण भी बनता नजर आ रहा है। जेएमएम के बागी उम्मीदवार है चमरा लिंडा, विधायक है बिशुनपुर के, वो चुनावी मैदान में है और वो तीसरा कोण बना रहे। और इस चर्चा को शुरू करते हैं जनता की तराजू को बहुत खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है। पहले उनका तारुफ करा देते हैं और उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है कुंदन तिवारी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ। कुंदन, बहुत स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। अयोध्या नाथ मिश्रा जी हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ है। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत के स्टूडियो में। कुंदन से शुरू करते हैं। कुंदन, जिस तरह से जनता के तराजू में आज लोहरदगा संसदीय सीट की बात हम कर रहे हैं, दो उम्मीदवार आमने सामने थे, लेकिन वहां त्रिकोण बनता नजर आ रहा है। चमरा लिंडा पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में। किस रूप में आप देखते हैं लोहरदगा संसदीय सीट पर? देखिए, मैं चमरा लिंडा जी से अगर शुरू करना चाहते हैं तो 2 बार लड़े वो। एक बार इंडिपेंडेंट लड़े, एक बार ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से लड़े। दोनों बार, एक बार वो सेकंड रहे जब इंडिपेंडेंट से लड़े, और जब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से लड़े तो थर्ड रहे। उनके आने से फाइट हमेशा स्ट्रांग रही है। तो और जो मार्जिन रहा है 10,000, 8,000, 9,000, 12,000, 15,000 रहा है, जो कि एक लोकसभा इलेक्शंस के मुकाबले बहुत ही कम है। तो चमरा लिंडा जब भी आते हैं तो पूरी मजबूती के साथ आते हैं। और जैसे कि लोकसभा, लोहरदगा लोकसभा है, वह सरना कम्युनिटी का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, लगभग 55% से ज्यादा है। 24 to 30% लगभग जो कहे सरना के अदर हिंदुइज्म सेक्शंस के लोग हैं। 30% के आसपास, 55% के आसपास ये कर सकते हैं। एंड क्रिश्चियनिटी एंड अदर मुस्लिम्स इतने सेक्शंस पे आते हैं, अदर 10-15% सेक्शंस पे आते हैं। और जो जहां तक सरना कम्युनिटी की बात है, तो सरना कम्युनिटी का सेक्शन हमेशा ये रहा है कि वो डिवीजन बीजेपी को भी मिला है, कांग्रेस को भी मिला है, और चमरा लिंडा जी को काफी लोगों ने उस पर भरोसा करा है उनके साथ। और अदर कम्युनिटी का सेक्शन भी चमरा लिंडा हमेशा ये कोशिश करते रहे कि सभी को अपनी मैसेजिंग, क्योंकि वो बेबाक नेता के तौर पे हमेशा झारखंड पे जाते रहे। तो ये फाइट तो त्रिकोणीय है अभी, क्योंकि आप पुराने डेटा को भी देखेंगे तो चमरा लिंडा जी को दरकिनार करना, क्योंकि आप समझिए अगर वोट बैंक 6-7 लाख का होता है तब चमरा लिंडा जी 1-1.5 लाख वोट ले आते हैं। 4-5 लाख भी होता है तो 1 लाख वोट ले आते हैं, और वो फाइट से बाहर नहीं जाते हैं। इस बार भी अगर 7-8 लाख की पोलिंग होती है या 8.5-9 लाख की पोलिंग होती है, उस पोलिंग के हिसाब से मुझे लगता है चमरा लिंडा जी 1.5 लाख प्लस वोट्स में आ सकते हैं। तो अगर वो फाइट दे रहे हैं और उस वोट बैंक, अगर वो, क्योंकि काट तो दोनों का रहे, लेकिन इसमें बीजेपी हमेशा चमरा लिंडा जी के लड़ने से जीत जाती है। कारण क्या है, जो 24 से 30% का वोट बैंक है, जो हिंदुइज्म प्रैक्टिस वाला है, वो वोट बैंक सीधा सीधा बीजेपी को चला जाता है। जो डाउट ऑफ बेनिफिट हमेशा भाजपा को वहां मिला है। सुदर्शन भगत जी जो 2 बार चुनाव जीते हैं, उसमें मुख्य कारण मैं कह सकता हूं कि चमरा लिंडा जी रहे। चलिए, तो डाउट ऑफ बेनिफिट अब कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता है। अयोध्यानाथ मिश्रा जी का रुख करते हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी हम लगातार जनता के तराजू में अलग अलग लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। खूंटी की हमने बात की, हजारीबाग की हमने बात की। तो खूंटी में देखने को मिला कि वहां जो लोकल मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आधार पर वहां की जनता वोट करती है। हजारीबाग में एकदम उलट है। हजारीबाग में उम्मीदवार कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता है, नरेंद्र मोदी के नाम पर या केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर वोट होता है। लोहरदगा की जनता का मिजाज क्या है? आप बहुत डीप स्टडी करते हैं, क्या मिजाज है? क्या लोकल मुद्दों पर वहां वोटिंग होती है या फिर राष्ट्रीय मुद्दों पर वोटिंग होती है? देखिए, लोहरदगा झारखंड का एक संवेदनशील जनजातीय क्षेत्र रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं से उस क्षेत्र में प्रारंभ से ही एक बड़ा प्रभाव रहा है। आप देखेंगे कि उस जमाने में भी जब संसद में प्रतिनिधित्व यहाँ का बहुत कम हुआ करता था, ललित उरांव 2 बार वहाँ से सांसद रहे और काफ़ी पॉपुलर रहे, मंत्री भी रहे, राज्य में भी वो मंत्री थे। उसके बाद जो है सो वहाँ मूल रूप से एक बार झारखंड पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही कम से कम प्रतिनिधित्व का अवसर मिला है उस क्षेत्र के द्वारा। पिछली बार भी रामेश्वर जी जो चुनाव में सुखदेव जी 19 में सुखदेव भगत, हाँ, सुखदेव जी को अच्छा वोट आया, 3,61,000 वोट बता रहा है। लेकिन सुदर्शन भगत जबकि दोबारा वहाँ से कैंडिडेट था उनका जी, तो उस बार भी उनको एक फॉर्मिडेबल वोट से वो जीते। उसके पहले जो 2014 का चुनाव हुआ, 2014 में हालांकि वोटिंग कम हुई थी और 6.5 लाख ही लगभग मतदान हुआ था,
लेकिन उसमें 2,26,000 और 2,20,000 का अनुपात रामेश्वर जी के साथ रहा। तो कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी वहाँ प्रभावी है जी, और आज भी प्रभावी है, क्योंकि उस कंस्टिट्यूंसी में कुल मिलाकर के हारते जीतते सभी क्षेत्रों में बीजेपी ने प्रतिनिधित्व किया है। निवर्तमान हमारे सांसद के ऊपर कोई आरोप नहीं है जी, जो सांसद थे भाजपा के उन पर कोई आरोप नहीं है और इस क्षेत्र की बातों को मुद्दे के साथ उठाते थे। समीर उरांव जी एक बेहतर युवा व्यक्तित्व हैं, इसलिए कि वो राष्ट्रीय फलक पर उनको पार्टी ने पहुंचाया है। राज्यसभा के सदस्य तो रहे ही हैं, साथ साथ ST मोर्चा के नेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष होना एक भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी के लिए बड़ी बात है जी। तो कुल मिलाकर देखिएगा तो पाइवोटल स्टेटस जो है वो इन्हीं का बनता है। बाकी जो कैंडिडेटर है जी, वो किनसे लड़ाई होगी, वो त्रिकोणीय बनाएंगे, ये कैसे करेंगे, ये अलग विषय है। वो समय के साथ बदलेगा, अभी समय है चुनाव में। लेकिन वो आज कह देना कि हाँ ये तीनों फोर्स समानांतर चल रहे हैं या समान अर्थी बन गए हैं, ऐसा मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। हाँ, कल अंतर में हो जाए, कल परसों तरसों 10 दिन में तो बात अलग है, लेकिन आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी वहां से बहुत मजबूत आगे है, फॉर्मिडेबल जी। उम्मीदवारों की अगर बात करें, जनता मुद्दों के आधार पर भी कुंदन आकलन करती है, पार्टी के आधार पर आकलन करती है और उम्मीदवारों के आधार पर भी आकलन करती है। दोनों उम्मीदवारों को देखा जाए, चमरा लिंडा को अभी हम रेस से, इस चर्चा से अभी बाहर करते हुए अगर दोनों सुखदेव भगत और समीर उरांव को देखें तो एज अ उम्मीदवार जनता का जो मूड है, जनता का जो मिजाज रहता है, उसमें कौन सा टिक बैठता है? देखिए, सुदर्शन भगत जी जब थे सदन में, जैसे कह रहे आरोप नहीं लगता है, सर ने कहा कि आरोप नहीं लगता है, पर उनपे एक बहुत गंभीर आरोप लगता है कि समीर उरांव जब क्योंकि वो भी ST मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के बावजूद भी सदन पे जितने सवाल उनको उठाने चाहिए थे और उनका एब्सेंट रिकॉर्ड देखेंगे सदन में तो काफी रहा सुदर्शन भगत जी का। ये लगातार मीडिया में भी एक चर्चा रहा, 3 टर्म के 15 साल के सांसद रहे, लेकिन आप लोकसभा में भी मतलब अगर देखेंगे कि झारखंड की राजनीति में लोगों ने कहा कि बहुत कम इंटरेस्ट लिया उन्होंने, और कम इंटरेस्ट लेने के कारण ही आज लगता है उनका टिकट कटा है। और अगर वो इस बार लड़ते तो सर्वेज में ये आया था कि चुनाव वो हार जाएंगे, क्योंकि कारण है कि ना लोगों के साथ इंटरेस्ट ले पा रहे थे ना ही, और उनकी जो मार्जिन रेशियो भी रहा है, क्योंकि चमरा लिंडा जी को हम बाहर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि 2009 के चुनाव में मात्र 5,832 वोटों से चमरा लिंडा जी हारे थे सुदर्शन भगत जी से, इंडिपेंडेंट लड़कर। रामेश्वर उरांव जी कांग्रेस से लड़े थे तब भी। और जहां तक बात है मुद्दों की सुटेबिलिटी की, तो अगर एजुकेशन वाइज देखे जाए तो सुखदेव भगत जी एजुकेशन वाइज यहाँ है, अगर कम्युनिकेशन वाइज देखा जाए, पार्टी कैडर वाइज देखा जाए, पार्टी पोर्टफोलियो वाइज देखा जाए तो समीर उरांव जी ऊपर हैं। और अगर जहां तक बात है लोकल मुद्दों की, तो अभी तक लोहरदग्गा में सुखदेव भगत जी ने काफी बार लोकल मुद्दों को उठाया और समीर उरांव जी पहली बार वहां से लड़ रहे हैं। तो अभी उनकी जो लोकल मुद्दों को उठाने वाली बात है, समीर उरांव जी उस तरह से उठा नहीं पाए, पर लगातार सुखदेव भगत जब से VRS लिए हैं लगातार वो बात करते रहते हैं लोहरदग्गा की मुद्दों के, लोहरदग्गा के लोगों के बारे में, लोहरदग्गा के सरना ट्राइब के बारे में, और पार्टिसिपेशन भी लगातार करते रहते हैं। तो अगर और जो भी लोहरदग्गा में मुझे लगता है कि खूंटी और अदर ट्राइबल स्टेट्स के ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसी के मुकाबले लोहरदग्गा का विकास थोड़ा कम रहा है। लोहरदग्गा में अपॉर्चुनिटीज तो है, तो आप लोहरदग्गा में देखिएगा तो चांसेस है फॉर ग्रेट कह सकते हैं आपकी टूरिज्म का बहुत बड़ा इंपैक्ट बन सकता है, टूरिज्म का बहुत बड़ा सेंटर पड़ सकता है। पर किसी भी सांसद ने आज तक ये मुद्दा नहीं उठाया कि हम लोहरदग्गा को कितना बड़ा टूरिज्म सेंटर बना सकते। काफी चीजें हैं टूरिज्म को लेकर वहां पे, तो वो विकास काफी पीछे रहा है। अब जनता ये देखती है कि हम किसको वोट करें, क्योंकि दोनों नेता उस सक्षमता को रखते हैं, समीर उरांव जी भी और भगत जी भी दोनों रखते हैं कि हम बेसिकली इस मुद्दों को उठाकर प्रदेश के पटल में ले जाते हैं, देश के पटल में ले जाते हैं, और इनको कैसे हम लोहरदग्गा को एक बड़ा नाम दे सकते हैं देश में। आप देख रहे हैं जनता का तराजू। बात हो रही है लोहरदग्गा लोकसभा सीट की, जहां पर इंडी गठबंधन के उम्मीदवार है सुखदेव भगत, समीर उरांव है,
बीजेपी उम्मीदवार, एनडीए उम्मीदवार और त्रिकोण वहां पर बनाते नजर आ रहे हैं चमरा लिंडा, और इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुंदन तिवारी हमारे साथ है, अयोध्यनाथ मिश्र जी हमारे साथ हैं, दोनों राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, बहुत करीब से झारखंड की सियासत को जानते और समझते हैं। ब्रेक में जाने से पहले जिस तरह से कुंदन ने जो बताया और जो डेटा भी आया था कि जो फिसड्डी सांसद है, 0 है जिनकी रेटिंग सवाल पूछने में, सुनील सोरेन का नाम सबसे नीचे था लिस्ट में, और उससे 2 या 3 पायदान ऊपर थे सुदर्शन भगत जो तत्कालीन सांसद थे, इस वजह से उनका टिकट कटा होगा। सवाल यह है कि उस पैमाने पर जनता के, कि जनता को लगता है कि हमारी आवाज, हमारे सवाल की गूंज सदन में सुनाई दे सर, उस मामले में समीर उरांव और सुखदेव भगत के बीच में आप क्या अंतर पाते हैं, पहला? और दूसरा, क्या जनता के मिजाज में, जनता के दिलो दिमाग में यह सवाल होगा क्या कि बीजेपी में शामिल हुए सुखदेव भगत फिर घर वापसी किया, या फिर यह कोई मुद्दा नहीं होगा वहां? सर, आपसे सवाल है सर। 2 बातें आपके विवरण से स्पष्ट होकर आई सर कि व्यक्तिगत उपलब्धियां जी और दलगत उपलब्धियां, फिर अपना जो सोशल एक्टिविटीज के तहत जो काम आते हैं शो, तो हम लोग इस लिहाज से तीनों की समीक्षा अगर करते हैं तो पाते हैं कि जो जनता से जितना नज़दीक है व्यक्तिगत रूप से जी, दलीय आधार के अतिरिक्त भी उसको समर्थन मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि आप लोक मुद्दों से कितना जुड़े हैं, उससे भी बढ़कर के लोगों से कितना जुड़े हैं। लोग आज आत्मीय संबंध चाहते हैं। हमारा प्रतिनिधि, ये भाव मन में आज उत्पन्न है, आवर रिप्रेजेंटेटिव, माई रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव हम लोग अपने ज़माने में देखते थे कि एमपी चुना गया, उसके बाद उसको पता नहीं है जब कौन गांव कहाँ है, कौन पंचायत कहाँ है। शायद 2-4 लोग उस क्षेत्र के कभी जाते होंगे, उनके यहाँ कुछ दर दलाली करते होंगे, यही होता था, अन्यथा कुछ होता नहीं था। जी जी। आज पब्लिक इतना सचेष्ट है कि आप इस लोकोपयोगी मंच पर बैठ करके कह रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि अमुक ने प्रश्न नहीं किया, अमुक ने मुद्दे नहीं उठाए। तो मैं तो इतना कहूँगा कि झारखंड का 2-3-4 सांसद को छोड़ करके कौन है जो मुद्दों को उठाता है। बिल्कुल सही बात। और मुझे दुख होता है इस बात को देख करके कि झारखंड जितना अनरिप्रेजेंटेटिव रहता है या रीजनल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ का होता है, समेकित रूप से इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। ट्राइबल इससे ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेशन तो राज्य बनने के पहले होता था और मुद्दे उठते थे। लेकिन आज हम नहीं देखते हैं जो इंटीग्रेटेड टूरिज्म के लिए क्या हो रहा है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए क्या हो रहा है, सेक्टोरल डेवलपमेंट के लिए क्या हो रहा है, रीजनल बैलेंस ग्रोथ के लिए क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या हो रहा है। इन माफ़ कीजिएगा, हम पर लोग प्रिविलेज ला देंगे कि हम आपके मंच से कहते हैं कि इनके पास कोई मॉडल है, कौन सा मॉडल रखेंगे। तो ये बात बहुत बड़ी, आपने बहुत बड़े कन्भास की बात कही कि ये इन्होंने प्रश्न उठाया, इन्होंने नहीं उठाया। मैं तो कहता हूं कि प्रश्न उठाया जाना चाहिए, और इतने प्रश्न हैं यहाँ जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। इतने इशूज हैं यहाँ पर, हर एक क्षेत्र के इशू हैं। आप लोहरदगा की चर्चा करते हैं तो लोहरदगा का डेवलपमेंट अगर बाकी धनबाद से तुलना कीजिए, देवघर से तुलना कीजिए, रांची से कीजिए, हजारीबाग से कीजिए, तो कहाँ है लोहरदगा? पर कैपिटा इनकम उसका कितना है, उसका जीडीपी रेशियो में स्टेट में ही कितना आएगा है? तो कुल मिलाकर के देखिए, अगर हमने लोहरदगा के क्षेत्र का ग्रामीण भ्रमण काफ़ी किया है, विकास भारती के बहुत सारे कार्यक्रमों में हमको जाने का मौका मिला है, तो हमने अनुभव किया कि अभी भी यहाँ काफ़ी दूरी है रांची से जी। जबकि लोहरदगा पहले अंग्रेजों के ज़माने में कहा जाता है कि पहला शहर था झारखंड क्षेत्र का, लेकिन विकास के मामले में कुछ नहीं है। आज सड़कें बन रही हैं वहाँ। यहाँ से लोहरदगा की सड़क कब बनी है? 69-70 किलोमीटर की दूरी आदमी 1.5 घंटा में जाता था, 2 घंटे में जाता था। तो कहने का मतलब कि सचेष्टता का अभाव रहा है। इंडिविजुअल सचेष्टता रही है या नहीं रही है, इसको हम नहीं इंगित करेंगे, लेकिन इतना हम अवश्य कहेंगे कि यहाँ के प्रतिनिधियों में सचेष्टता का अभाव रहा है, कुछ को छोड़कर। कुछ तो बहुत एक्टिव हैं जी, इतने एक्टिव हैं कि उनका जितना काम देखिए साला चमकते रह रहा है। कुछ ऐसे हैं कि जो मुँह नहीं खोलते हैं। कुछ का तो रिकॉर्ड देखिएगा तो आज नहीं, जो बहुत सीनियर सांसद यहाँ के देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों को देखिएगा,
एक भी प्रश्न नहीं है, उनका एमपी लेड फंड खत्म नहीं होता है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्मूला है उसको तरजीह के साथ, जिम्मेवारी के साथ लीड नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ कमी है, लेकिन तब है कि चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है ये समीक्षा का विषय है। पब्लिक किन किन मुद्दों पर वोट देती है, ये हमारे कुंदन जी ने बहुत बारीकी से कुछ बिंदुओं को उठाया, और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं और बहुत सारे तात्कालिक मुद्दे प्रभावी हो जाते हैं, जिनको आप भी समझते हैं और हमारे व्यूअर्स भी समझते हैं। तो अयोध्यानाथ मिश्र जी झारखंड की सियासत की नब्ज को जानते हैं और बहुत प्रैक्टिकल बात इन्होंने कही है कि जिस पैमाने पर यहाँ की आवाज की गूंज सदन में सुनाई देनी चाहिए वो नहीं सुनाई देती है। और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि किसी एक पर आरोप नहीं है, किसी दो पर आरोप नहीं है, मैक्सिमम जो रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ के उनका रवैया यही है कि झारखंड के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी अनएड्रेस्ड है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये सब जानते हैं। बहरहाल अब अपने फेवरेट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और कुंदन की तरफ जाते हैं। कुंदन, फेवरेट सेगमेंट मार्किंग का सेगमेंट जो होता है, किस रूप में मार्किंग करते हैं आप 1 2 3 में? देखिए, मैं ना जैसे अभी सर ने बताया कि झारखंड में मेन मुद्दा क्या है कि यहाँ के सिस्टम को डिस्टर्ब किए बिना रोजगार कैसे पैदा किया जाए। जो ऑलरेडी सिस्टम बनाया गया है, जो सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोट करता हूं कि अगर भारत में 10 लाख नर्सेस हैं, उसमें से 8 लाख अकेले साउथ इंडिया देता है। ठीक है, इसका कारण क्या है? तो 70% ऑफ जो नर्सिंग है कॉलेजेस है वहां पे जो ऑथराइज लेवल पे, सरकारी लेवल पे सपोर्टेड है, पर अदर स्टेट्स में नहीं है। ठीक है, उसी के मुकाबले जब टूरिज्म की बात आती है, मैं तो पूरा देश घूमता हूँ, देश के बाहर भी जाता हूँ, कभी कभी तो लोग जिस तरह से झारखंड के बारे में बोलते हैं, नहीं जानते हुए बोलते हैं। तो कारण क्या है? कि कारण यह है कि आप सदन है, सदन के बाहर है, कहीं भी किसी भी कारण, क्योंकि आपके पास फंड है, एलोकेशन है, सबके साथ भी अगर आप उन मुद्दों को नहीं लेकर चलेंगे तो झारखंड के लोगों की भागीदारी वहां के सिस्टम के हिसाब से हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि झारखंड के शेड्यूल ट्राइब ने ईस्ट इंडिया के सेक्शंस पे, जो ईस्ट जोन है, उसकी वायु का प्रमाण उठा रखा है कि अगर उन्होंने जंगल जमीन पेड़ की लड़ाई नहीं लड़ी होती और जो आज हम स्वच्छ हवा ले रहे हैं वो उन्हीं के कारण है। तो उनको सपोर्ट करना कितना बड़ा सेक्शन सांसद का भी हक है और बाकी लोगों का भी हक है। तो मैं आकलन पे डेटा एकदम क्लियर करता हूं कि अभी राइट नाउ 19-20 की जो हम लोग पॉइंटर्स पे रहते हैं कि फाइट टफ एंड टफ है। तो मैं लगभग 20% जो है वो जो अभी बीजेपी के कैंडिडेट है, क्योंकि वो मैंने पहले भी कहा था कि सरना के जो लोग हैं वो बढ़ जाएंगे 3 हिस्सों में, तो जो 24% का वोट बैंक है उसका बेनिफिट उनको मिलेगा, धुरंडी उनको दूंगा। 18.5% मैं दूंगा इनको सुखदेव भगत जी को, एंड उनको फाइट से बाहर नहीं कर सकते। 12 से 15% चमरा लिंडा कभी भी पलटी मार सकते हैं। आप याद रखना कि अगर सरना कम्युनिटी के लोग और जो उनके विधानसभा सटे हुए लोग हैं उसमें सरना कम्युनिटी के लोग ज्यादा प्रवास करते हैं, और वो लोगों ने अगर एक साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश की तो हो सकता है कि थर्ड वेव बना के ये जीत भी सकते हैं। इसलिए चमरा लिंडा जी को आउट ऑफ द बॉक्स रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार अपना प्रेजेंस बना चुके हैं। और आप देखते भी होंगे कि वो घूमते रहते हैं ग्राउंड में, लगातार प्रेजेंट बनाते रहते हैं। तो उनके प्रेजेंस को ऑप्शंस मानना मतलब एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट बेवकूफी होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।